अभिषेक द्विवेदी जी। जी 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 हाँ जी, करवा। आप प्रार्थना कराइए। अमित शास्त्री जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्यादिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। खुशबू शर्मा जी, खुशबू शर्मा जी, अमित शास्त्री जी, आप अपना माइक म्यूट करें। माइक अमित म्यूट शास्त्री जी, करो। म्यूट नहीं है। और इसमें म्यूट दिखा रहा था, अभी मैंने ऑन किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। खुशबू शर्मा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जी भैया, नमस्ते। ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है ना? आपका अनम्यूट भी हो रहा है ना? हाँ, वो सेटिंग में वो एक सेटिंग में प्रॉब्लम थी, वो आज मैंने सही कर ली, हो गया था। ओके, तो आप अमित शास्त्री जी के आईडी से जुड़ी हुई हैं क्या? किस आईडी से जुड़ी नहीं हुई नहीं, मेरा खुशबू शर्मा की आईडी सही है। हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। गुरुजी, कक्षा शुरू करते हैं। हम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। हाँ पवन जी बोलिए। जी गुरुजी, कक्षा शुरू करते हैं। वो हमारे दूसरे क्या नाम, कौशिक जी जुड़ चुके हैं गुरुजी। अच्छा अच्छा, कौशिक जी से कहिए अपना हाथ ऊपर करें, रेज हैंड करें, कौशिक जी को भी सुन हैंड लें हम रेस लोग, उसके कीजिए। बाद कक्षा प्रारंभ करते हैं। जी नीरज कौशिक जी, कौशिक जी। क्या आप जुड़ चुके हैं? जी कौशिक जी, राधे राधे। नीरज जी, राधे राधे। प्रभु राधे राधे, जय सिया राम। मैं पूजा पे हूँ, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। कोई बात नहीं, कुछ कहना है आपको, कक्षा शुरू किया जाए। जी जी, आप आरंभ करें गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा, शुरू करते हैं हम कक्षा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। हम लोग अपनी कक्षा में जुड़ते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, गुरुजी जुड़ नहीं पा रहे हैं, गुरुजी मुझे समस्या हो रही है। भाई थोड़ा बहुत आप लोग जैसे किसी भी उसमें जुड़े थे, किसी भी फंक्शन में जुड़े थे, तो थोड़ा सा समय लगा था आप लोगों को, वैसे इसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन जब एक बार आप सब लोग जुड़ जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि हमें खुद इस ऐप से पढ़ाने में थोड़ा आनंद आ रहा है। इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि इस ऐप में वो सारी सुविधाएं हैं जो हम यहाँ से बैठ करके डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़िए। वीडियो प्रतिदिन का अपलोड हो रहा है। हमारा YouTube चैनल भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे आप लोगों को वीडियो, प्रतिदिन का वीडियो तत्काल रात्रि में ही हम अपलोड कर देते हैं, आपके पास वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आप
टीचमेंट में रिकॉर्डिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे, उस स्थान पर आपको प्रतिदिन के वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। जो भी मटेरियल, जो भी मैं प्रेजेंट करता हूँ, वो सब चीजें स्टडी मटेरियल में आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। कुछ पुस्तकें हैं जिसको मैंने पहले से ही स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया है। इस प्रकार से आप सभी लोग पढ़िए, अध्ययन करिए, यह आप लोगों का प्रथम कार्य है। हम लोग कक्षा की तरफ आगे चलते हैं। आवाज आ रही है बिल्कुल सभी को? जी गुरु जी, आ रही है। जय गुरु जी। आ रही है। चलिए हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। कल तक का प्रकरण आप लोगों ने अभी तक देख लिया है। जितना प्रकरण आप लोगों ने पढ़ा वह आपके लिए नितांत आवश्यक था। जानना वास्तु के बारे में। अब हम लोग एक बार पुनः ज्योतिष में प्रवेश कर रहे हैं। अभी सब जो कुछ भी आपका चल रहा था ये एकदम बेस था, आधार था, जिस आधार को समझ करके आप कक्षा में उन चीजों को समझ पाएंगे जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं हम यहाँ पर, जब बेस से शुरू करते हैं पंचांग को, तो सबसे पहले पंचांग में आती है तिथियां। तिथि से हम लोग शुरू करते हैं। तिथि आप लोग पहले से जानते होंगे। हर महीने में, महीने कितने हैं? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आपकी आवाज नहीं आ रही। माघ, फाल्गुन। छूटा तो नहीं कुछ? चैत्र आदि 12 महीनों में कुछ छूटा तो नहीं? फिर से गिनते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्ग। बार बीच में आवाज गुरु जी आवाज में दिक्कत आ रही है। प्रभु आवाज नहीं आ रही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। जी गुरु जी। आवाज कट गई थी क्या? जी गुरु जी, थोड़ा समस्या हो रही है बार बार आवाज की। पवन आवाज आ रही है? जी गुरु जी, फिलहाल आ रही है। कट गई थी ना? जी गुरु जी। हाँ, मेरा नेटवर्क बिल्कुल नेटवर्क ही छोड़ दिया था। जी। अभी कोई समस्या नहीं है आवाज में ना? नहीं गुरु जी, नहीं। ठीक है गुरु जी। चलिए, तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे 12 महीने होते हैं। ये टोटल 12 महीने हैं। हर महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अधिकाधिक लोग जानते हो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सभी महीनों में 2 पक्ष ये होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, हर महीने में तिथियां होती हैं। प्रतिपदा,
आज गई फिर। और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तक तिथियां वही चलती हैं, केवल है वही तिथि उस स्थान पर अमावस्या कही जाती है। बिल्कुल क्लियर है आप लोग? जी गुरुजी आवाज कट गई थी। भगवान, एक तो मेरे यहाँ आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दूसरी गुरुजी सबसे बड़ी आज एक प्रॉब्लम चल गुरुजी आज अशोक जी पवन, बात कीजिए। जी गुरु जी। आवाज कट रही है अभी भी क्या? हाँ गुरु जी, कभी कभी बीच में समस्या आ रही है, आपके बोलते बोलते अचानक से आवाज कटना शुरू हो जाती है। बोलते बोलते आवाज इसलिए कट रही है बाबू, एक तो मेरे यहाँ आज नेटवर्क की बहुत जबरदस्त समस्या है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इसी में फोन करने वाले लगातार लगे हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं। जब फोन आ जाता है तो अपने आप आवाज कट जाती है। तो गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर अभी फिलहाल के लिए इन सब चीजों के बारे में बता दें। हाँ हाँ, बताओ गुरु। जी जी गुरु। जैसा कि गुरुजी ने बताया हुआ कि 12 महीने होते हैं, उन सब का नाम लगभग सबको कंफर्म है, याद है कि नहीं? हाँ, तो अब गुरुजी ने जो तिथियां बताई हैं वो चतुर्दशी तिथि तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। चतुर्दशी तिथि तक क्रम सभी का एक ही रहता है, सिर्फ शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा रहती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या रहती है। जैसा कि गुरु जी ने कल ही बताया था कि हम नक्षत्रों के अक्षर का आप लोगों को बताएंगे कि किस नक्षत्र में कौन से अक्षर से नाम होता है। जैसा कि महोदय पूछ रहे थे कि नाम राशि का ज्ञात कैसे करेंगे, तो उन्हीं के अनुसार मैं आपको नक्षत्रों के, एक नक्षत्र का 4 चरण होता है और हर चरण का पवन एक जी, अक्षर होता है। पवन जी, जी गुरु। वो नक्षत्र प्रकरण में अभी हम लोग तिथि प्रकरण पूरा करेंगे आज, नक्षत्र जी प्रकरण गुरु। कल चलाएंगे। जी तिथि प्रकरण चलते हैं। बोलिए, तिथि प्रकरण से इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई? जितना पवन जी ने अभी आप लोगों को बताया, ये बातें समझ में आ गई? जी 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 बोले। देखिए, ये जो तिथियां हैं, इन सभी तिथियों के स्वामी निश्चित हैं, सबके स्वामी हैं। हाँ, हर तिथि के, तिथि सा वही को गौरी गणेशा बहिर्गुरो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि काम शिव शशि। ये श्लोक जो आता है, यह बताता है हमको कि सभी के स्वामी निश्चित हैं, हर तिथि के स्वामी हैं, उनके मालिक हैं। तो कौन सी तिथि के कौन से स्वामी हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। सर्वप्रथम हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रतिपदा के स्वामी अग्नि देवता है, प्रतिपदा के स्वामी अग्नि देवता है। द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा है। तृतीया की स्वामी गौरी है। चतुर्थी के स्वामी गणेश हैं। पंचमी के स्वामी नाग हैं, सर्प। षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय हैं। हो गया? षष्ठी तक हो गया? जी गुरु जी। सप्तमी के स्वामी रवि, सूर्य भगवान हैं।
अष्टमी के स्वामी भगवान शंकर शिव जी हैं। नवमी तिथि की स्वामी माँ जगदम्बा दुर्गा जी हैं। दसवीं के स्वामी यम हैं। यमराज गुरु जी एकादशी ना। के स्वामी, हाँ, एकादशी के स्वामी विश्वदेवा हैं, पितरों के देवता। द्वादशी के स्वामी हरि भगवान नारायण। त्रयोदशी के स्वामी काम हैं। पुनः चतुर्दशी के स्वामी भगवान शंकर हैं। पूर्णिमा के स्वामी सी चंद्रमा। और अमावस्या के स्वामी पितर हैं। लिख लिए आप लोग? जी जी गुरु जी। चलिए, अब ये तिथियों की देखिए, ये तिथियां जो होती हैं इनकी संज्ञा है। तिथि की संज्ञा होती है। जो तिथि है, तिथि की संज्ञा है। अब तिथि की संज्ञा की हम लोग बात करते हैं। देखिए, संज्ञा, नंदादि तिथियों की संज्ञा जो है वह पूरी संख्या 6 की होती है। इनकी संख्या 6 है। लेकिन इनकी तिथियां 6 हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन तिथियों। देखिए, प्रथम से शुरू करते हैं हम लोग। पहली तिथि नंदा। पहली तिथि नंदा। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी जी गुरु जी जी। जय गुरु जी। पहली तिथि है नंदा। दूसरी तिथि है भद्रा। दूसरी तिथि है भद्रा। तीसरी तिथि है जया। तीसरी तिथि है जया। चौथी तिथि है रिक्ता। चौथी तिथि है रिक्ता। पांचवी तिथि है पूर्णा। पांचवी तिथि है पूर्णा। और छठवीं तिथि है सिद्धा। ये 6 तिथि संज्ञा है, नंदादि संज्ञा ये 6 हैं। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा और सिद्धा। अब ये तिथियां ये जो हैं ये चलती कैसे हैं? इसमें देखिए सबकी संख्या निहित है। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 संख्या निश्चित है। तो हम सिद्धा को छोड़ देते हैं। सिद्धा तिथि को हम लोग छोड़ देते हैं। बच्ची हमारे पास 5 तिथियां। इन 5 तिथियों से हम लोग शुरू करते हैं। इन्हीं 5 तिथियों से जब हम शुरू करते हैं तो अब ये 5 तिथियों से ये प्रारंभ करेंगे हम लोग। अब देखिए, पहली तिथि हो गई नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता, पांचवी पूर्णा। ये क्रम से चलती हैं। ये तिथियां एकदम क्रम से चलती हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन नंदा तिथि होगी, द्वितीया के दिन भद्रा होगी, तृतीया के दिन जया होगी, चतुर्थी के दिन रिक्ता होगी, पंचमी के पूर्णा होगी। फिर षष्ठी की बात आ जाते हैं। फिर षष्ठी तिथि को फिर नंदा आ जाएगी, सातवीं को
भद्रा, फिर जया, फिर ये, और दसवीं को जो है पूर्णा हो जाएगी। फिर एकादशी को नंदा, द्वादशी को भद्रा, त्रयोदशी को जया, चतुर्दशी को रिक्ता, और फिर पूर्णिमा को पूर्णा हो जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? जी। अब इसको एक क्रम से देखते हैं। जब ये तिथियां एक के बाद एक, अर्थात नंदा तिथि नंदा तिथि कब कब रहती है, हम लोग यहाँ बात करते हैं नंदा तिथि की। तो अब इस प्रकार से जब हम नंदा तिथि को लेकर के चलते हैं, तो नंदा तिथि को देखिए, नंदा कब कब होगी? प्रतिपदा को होगी, फिर द्वितीया को नहीं होगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी को फिर नंदा तिथि हो जाएगी, फिर दसवीं तक दूसरी तिथियां चलेगी, और फिर एकादशी को नंदा तिथि हो जाएगी। क्लियर है ये बात? जी। नंदा के बाद बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्या है? श्लोक क्या कहता है? नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभम षष्ठ। तो नंदा के बाद क्या आएगी? हमने क्रम नोट कराया। नंदा के बाद क्या आएगी? भद्रा। भद्रा। हाँ, नंदा के बाद भद्रा तिथि आएगी। भद्रा तिथि कब कब चलती है? तो फिर इसी के अनुसार लिख लीजिए। द्वितीया को रहेगी, फिर कब रहेगी? सप्तमी को रहेगी, और फिर द्वादशी को रहेगी। क्लियर है ये बात? जी। फिर उसके बाद तीसरी तिथि हम लोग ले लेते हैं जया। अब जया कब कब रहेगी? तृतीया को रहेगी, अष्टमी और त्रयोदशी। क्लियर? जी। अब उसके बाद बात करते हैं, नंदा भद्रा जया हो गई। अब आती है आपकी रिक्ता तिथि। अब रिक्ता तिथि कब कब आएगी? रिक्ता तिथि को देखिए तो उसी क्रम में आप आइए। चतुर्थी को होगी, फिर कब होगी? अष्टमी। नवमी को। अष्टमी तो हो गई, नवमी को होगी, और फिर चतुर्दशी को। चतुर्दशी। अब बात करते हैं हम लोग पूर्णा की। पूर्णा तिथि की बात करते हैं। पूर्णा कब कब होगी? पंचमी को होगी, दसवीं को होगी, और 15 या 30 दोनों भी, अमावस्या को भी आज साथ लेकर के चलेंगे, तो 15 या 30। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? जी नहीं। नहीं गुरुजी। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक, हाँ भगवान, अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों में पूर्णा ही रहेगी। हाँ हाँ हाँ। चले आगे बढ़े हम। जी। जी गुरुजी। जी। अब समस्या इस बात की आती है कि फिर सिद्धा का तात्पर्य क्या हुआ? फिर सिद्धा क्यों रखे हम लोग? सिद्धा तिथि से क्या मतलब निकला? फिर सिद्धा को रखने से क्या तात्पर्य हुआ? सिद्धा तिथि को क्यों रखना है? जब हमें ये चीजें मिल गई तो फिर हमें सिद्धा को रखने, सिद्धा से क्या तात्पर्य हुआ? भाई हमारी तिथि नंदा भद्रा जया रिक्ता, तो अब तो कोई तिथि पूर्णा, तो अब तो कोई तिथि हमारे पास बची ही नहीं, तो सिद्धा कहाँ चली गई? और हमने कहा कि ये जो नंदादि तिथि संज्ञा है ये 6 है। तो अब ये सिद्धा की बात जब आती है तो इसके लिए अब आपको पुनः नोट करना है। ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन यदि शुक्रवार को नंदा तिथि आ जाए, दिन शुक्रवार हो और नंदा तिथि हो, तो यह सिद्धा हो जाती है। अर्थात शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी आ जाए तो यह अपने तुरंत परिवर्तित होकर के ये नंदा से सिद्धा हो जाएगी। बात क्लियर समझ में आ गई हमारी?
जी जी गुरु जी। इसके बाद चलते हैं बुधवार के दिन। बुधवार के दिन बुधवार को अगर भद्रा तिथि आ जाए, बुधवार को भद्रा तिथि आ जाए अर्थात 2-7-12 द्वितीया सप्तमी या द्वादशी आ जाए तो यह भद्रा ही सिद्धा हो जाती है। क्लियर है आप लोग? जी। हाँ भगवान, एक लोग फीडबैक दे दिया करो भाई, एक व्यक्ति फीडबैक दे दिया करें। नीरज जी कुछ कहना है? नीरज कौशिक जी। नीरज जी। हाँ गुरु जी, वो तब देख रहा था, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मैंने कर लिया, अब दे रही है दिखाई। अच्छा, मेरे आईडी को आप लोग पिन कर लीजिए। मेरी आईडी तो को आप लोग पिन करेंगे तो एकदम स्पष्ट पिन हो, लेकिन वो ओनली ऑडियो का बटन दबा हुआ था और वो मैंने हटा दिया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सेटिंग प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलिए, बुधवार के दिन अगर भद्रा हो, द्वितीया सप्तमी द्वादशी हो तो यही भद्रा सिद्धा हो जाती है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग मंगलवार। ये मंगलवार के दिन तीसरा क्या है? भद्रा के बाद, भद्रा के बाद जया। जया। अगर मंगलवार के दिन हो गया, एक लोग फीडबैक दे दिया करिए, ऐसा ना हो कि स्ट्रिक्टली मुझे म्यूट करना पड़े सबको। आप लोग अगर खुद से संयम से रहेंगे तो हम सबको स्ट्रिक्टली म्यूट नहीं करेंगे, अन्यथा हम स्ट्रिक्टली म्यूट कर देंगे। तो मंगलवार के दिन अगर जया आती है अर्थात तृतीया अष्टमी या त्रयोदशी तिथि आती है तो यही जया सिद्धा बन जाती है, सिद्ध योग हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन यदि शनिवार के दिन जया के बाद क्या है? रिक्ता। जी, शनिवार के दिन अगर रिक्ता आ जाती है, रिक्ता तिथि आती है तो यही रिक्ता तिथि सिद्धा बन जाती है, सिद्ध तिथि बन जाती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे पंचांग में लिखा होता है सिद्ध योग। हाँ, सिद्ध योग आप लोग बार बार देखते हैं, तो यह सिद्ध योग ऐसे ही बनता है। शनिवार के दिन रिक्ता तिथि आ जाएगी तो यह सिद्धा हो जाएगी। और गुरुवार के दिन यदि गुरुवार के दिन यदि गुरुवार को पूर्णा तिथि होती है तो यही पूर्णा क्या हो जाएगी? यह पूर्णा आपकी सिद्धा बन जाएगी। ठीक, क्लियर है आप सभी लोग इस चीज से? जी गुरु जी। जी गुरु जी। कुछ पूछना है किसी को? महोदय, वो शुक्रवार के दिन का थोड़ा तिथि बता दीजिए, जैसे शुक्रवार के दिन नंदा और कौन कौन तिथि में रहती है? शुक्रवार के दिन नंदा दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे? जी। नंदा तिथि में क्या क्या आता है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। जी जी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, सिद्धा, जिसमें नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को, भद्रा द्वितीया सप्तमी द्वादशी को, जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी को, रिक्ता चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी को, पूर्णा पंचमी दसवीं पूर्णिमा को। शुक्रवार के दिन अगर नंदा तिथि होती है तो यह सिद्धा हो जाती है। उसके बाद बुधवार को भद्रा है तो ये भद्रा
संज्ञक है, अर्थात बुधवार के दिन भद्रा वाली भद्रा मत समझिएगा, भद्रा का बाद में बताएंगे। बुधवार के दिन अगर भद्रा है, द्वितीया सप्तमी द्वादशी पड़ रही है तिथि, तो यह सिद्धा हो जाएगी। फिर मंगलवार के दिन अगर जया है अर्थात तृतीया अष्टमी त्रयोदशी पड़ती है तो यह सिद्धा हो जाएगी। शनिवार के दिन रिक्ता चतुर्थी नवमी चतुर्दशी है तो सिद्धा हो जाएगी। और गुरुवार के दिन पूर्णा है, पंचमी दशमी पूर्णिमा, तो यह जो है वह सिद्धा हो जाएगी। बात क्लियर सबको? जी आगे बढ़े हम लोग। जी गुरुजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों ने तिथियों की संज्ञाओं को पढ़ लिया, संज्ञा देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि रविवार इत्यादि में मृत तिथि, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इसमें जो है यह जब नंदादि जो तिथियां हैं ये रहती हैं तो ये दग्ध योग बनाती हैं। कैसे, कब कब बनाती हैं? अशुभ योग, दग्ध योग कैसे बनता है उसको बड़े आराम से आप लोग लिख लीजिए कहीं पर। फिलहाल मैं प्रयास करता हूं बोर्ड पे, स्क्रीन पे ही आप लोगों को शेयर करते हुए चलता हूं, आप लोग वहां पर इस चीज को देख लीजिए। चलिए रविवार से आप लोग आरंभ करिए। क्या हुआ? सर्वप्रथम यहां से बात करते हैं हम लोग रविवार। रविवार बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड? जी गुरुजी। इधर उधर होने से कुछ, हाँ चलिए। तो रविवार के दिन ये लिख लीजिए, फिर एक साथ बताएंगे। रविवार के दिन नंदा, रविवार के दिन नंदा, सोमवार के दिन भद्रा, सोमवार के दिन भद्रा, सोमवार को भद्रा हो गया। पुनः मंगलवार को नंदा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया, बुधवार को जया, रविवार को नंदा, सोमवार को भद्रा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया। लिख लिए थे ना आप लोग? आगे बढ़े। जी जी गुरुजी, लिख गुरुवार लिए। को जी, गुरुवार को रिक्ता, गुरुवार को रिक्ता, शुक्रवार में भद्रा, शुक्रवार में भद्रा, और शनिवार में पूर्णा, शनिवार में पूर्णा। ध्यान से इस चीज को देख लीजिए आप लोग। रविवार को नंदा, सोमवार को भद्रा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया, गुरुवार को रिक्ता, शुक्रवार को भद्रा और शनिवार को पूर्णा। अगर ये तिथियां पड़ जाती हैं तो ये अशुभ योग बनाती हैं, ये अशुभ योग बनाती हैं, अशुभ योग। इसमें हमें फिलहाल कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी तिथि आती है, ऐसे नक्षत्र आते हैं तो जब आप लोग गृह प्रवेश, गृहारंभ के मुहूर्त प्रकरण में चलेंगे तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको ज्योतिष की वही चीजें बताऊंगा जिसका हमें वास्तु में प्रयोग है। बाकी ज्योतिष बहुत अथाह है, लेकिन हमें उन चीजों को नहीं जानना है, उन्हीं चीजों को अभी
समझना है, जो चीजें हमें प्रॉपरली वास्तु में प्रयोग में आनी है। ये बात समझ में आ गई सबको? जी जी गुरुजी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आता है, इसी साथ साथ में नक्षत्र प्रकरण में तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ में हम आप लोगों को कुछ नक्षत्र भी बता देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये नक्षत्र आप समझ लीजिए, इन्हें अधम योग कहते हैं। अभी आपने अशुभ योग पढ़ा, अभी हम आपको बता रहे हैं अधम योग। ये अशुभ और अधम योग दोनों जो हैं, इन दोनों में हमें कार्य नहीं करने हैं। अधम योग आगे प्रकरण में आएगा, अभी दिमाग पे आ गया तो इसको भी नोट करा देते हैं। यही अधम योग आप लोग यही देख लीजिए एक साथ में। चल, अधम योग में आप लोग देखिए, रविवार में, अगर रविवार के दिन, ध्यान से देखिएगा, अगर रविवार के दिन यदि भरणी नक्षत्र हो जाए, रविवार के दिन भरणी नक्षत्र हो, या सोमवार के दिन चित्रा हो, सोमवार को चित्रा हो, मंगलवार में उत्तराखाड़ा हो, मंगलवार में उत्तराखाड़ा हो, मंगलवार में उत्तराखाड़ा हो, ये अधम योग हैं। रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराखाड़ा। मंगलवार के बाद बुधवार में चलिए, बुधवार को धनिष्ठा, बुधवार को धनिष्ठा, बुधवार को धनिष्ठा। गुरुवार के दिन, गुरुवार बृहस्पतिवार जो भी लिखिए, गुरुवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी, उफा लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, उत्तरा फाल्गुनी। शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा, शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा, शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा हो गया। और शनिवार के दिन रेवती, शनिवार के दिन रेवती। अगर ये नक्षत्र हो तो दग्ध योग, अधम योग होता है, फिर यह भी शुभ कार्य में के लिए अच्छा नहीं होता। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं गुरुजी। आगे बढ़े हम लोग, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, जी गुरुजी। चलिए। रविवार के दिन नंदा, सोमवार के दिन भद्रा, मंगलवार के दिन नंदा, बुधवार के दिन जया, गुरुवार के दिन रिक्ता, शुक्रवार के दिन भद्रा, शनिवार के दिन पूर्णा, ये अशुभ योग बनाते हैं। साथ ही साथ रविवार के दिन भरणी, सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र, मंगलवार के दिन उत्तराखाड़ा, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती। अगर ये नक्षत्र आते हैं तो ये दग्ध योग बनाते हैं। कौन सा योग? दग्ध योग।
याद रखिएगा इसको। कौन सा योग बनाते हैं? दग्ध योग। बिल्कुल, दग्ध योग। ये अधम योग हैं, ये दग्ध योग बना देते हैं, अर्थात इनमें भी कार्य नहीं करने की सलाह प्रदान की जाती है। क्लियर है? जी गुरुजी अधम योग और दग्ध योग एक ही हुआ ना गुरुजी? हाँ हाँ भाई, अधम योग का मतलब ये सब सुंदर नहीं है। अधम योग का मतलब क्या हुआ? इनका योग बनता है तो यह उत्तम मध्यम नहीं है, अधम है, निम्न है, दग्ध योग है। इनको त्याग देना चाहिए। अगर ये पढ़ते हैं तो किसी शुभ कार्य को हम लोग शुरू न करें। जी जी। चलिए अभी मैं आपको दग्ध को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। दग्ध, विष, हुतासन, जमघंट, ये चारों मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। शून्यादि तिथियां भी मैं बताता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको ना? गुरुजी जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? गुरुजी हाँ, जैसे रविवार को जो बरनी नक्षत्र है वो दोपहर के बाद शुरू हो रहा है, तो क्या उससे पहले कोई और नक्षत्र है तो वो फिर वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। धर्मेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए धर्मेश जी। धर्मेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। धर्मेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, धर्मेश नहीं है क्या कक्षा में भाई? धर्मेश जी ने हैंड रेस किया हुआ था। गुरुजी कोई बात नहीं, अभी 15 मिनट की कक्षा बाकी है, उसके बाद फिर सबसे बात करें। नहीं, धर्मेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए धर्मेश जी, बोलिए। हो सकता है भाई, वो चूंकि वो लोग पंचांगकार हैं और हम लोग तो अपने काम का पंचांग जानते हैं, तो हो सकता है कुछ संशोधन हो जाए, तो अभी हो जाएगा तो सबके लिए बेहतर हो जाएगा ना। शायद उनका माइक म्यूट ऑफ नहीं हो रहा है। मैंने तो अलाउ किया हुआ है भाई, सबको मैंने अलाउड कर दिया है। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को माइक अलाउड है। चलिए धर्मेश जी सुन पा रहे हैं? अंतिम बार बोल, मैं आगे बढ़ूं। गुरुजी मैं बोलूं एक बात? हाँ नीरज जी बोलिए। जैसे आपने, हालांकि मैं लिख नहीं पाया अभी, जो आपने बताया कि इस दिन में अगर मतलब जैसे रविवार में जो तिथि शुभ होती है वो सिद्धि योग बनाती है। अगर उसी वार और तिथि को जोड़कर अगर नक्षत्र कोई ऐसा पड़ जाए जैसे जो आपने अशुभ बताया है, तो भी क्या उसका निषेध रहेगा? बिल्कुल मतलब भगवान, आगे प्रकरण आएगा, आगे आगे वो प्रकरण आएगा, आप परेशान न हो। बिल्कुल, ठीक ठीक। उसके बाद हम कई चीजों को वो करेंगे। धर्मेश जी, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हमारी तरफ से आप अनम्यूट हैं, सभी लोग अनम्यूट हैं। अब आपके यहाँ से कोई समस्या हो रही है तो मैं नहीं कुछ बता सकता। मेरे यहाँ से कोई समस्या, आप काट करके फिर से क्लास में जुड़ जाइए, अब बाहर होके फिर से जुड़ जाइए। चलिए भगवान, हम लोग आगे पुनः बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया हम लोगों का? अधम योग गुरुजी। दग्ध, अधम योग दग्ध योग। ठीक, दग्ध की बात अधम हो योग गई। बता दिया गया है। हाँ, अधम की अधम बात योग हुई है, दग्ध योग हो गया। वही अधम दग्ध है, दग्ध की आगे और बात बताते हैं।
चलिए, अब हम आप लोगों को कुछ और तिथियां नोट करा देते हैं जो कि गृहारंभ प्रकरण में और गृह प्रवेश प्रकरण में हम लोगों को आवश्यक पड़ेंगी। एक क्रम से सभी मासों में, चैत्रादिक जितने भी मास हैं, सभी मासों में कौन कौन सी तिथि शून्य कही जाती है, शून्य तिथियां कही जाती हैं, वह हम और आप देखेंगे। चैत्रादिक मासों में शून्य तिथियां, यह जब आप लोग जाएंगे मुहूर्त चिंतामणि में, तो मुहूर्त चिंतामणि में ये आपको देखने को मिल जाएंगी। भाद्रे चंद्र दिशो नभस्य अनल नेत्रे माधवे द्वादशी, पौषे वेद सरा इखे दश शिवा, मार्गे द्रिनागा मधौ, कोष्ठौ चोभय पक्षगाश्च तिथय, शून्या बुधय कीर्तिता, ऊर्जा खाड़ शुक्र तपसाम, कृष्णे शरांगाभ्यधय शरांगाभ्यय। ये क्रम से, एकदम क्रम से पूरा यही है। अर्थात भाद्रपद मास की प्रतिपदा द्वितीया, आप लोग लिख लीजिए, इसको कागज कलम लेकर के लिख लीजिए। स्क्रीन पे लिख के बतावें। नहीं जी, बोल के लिख लेंगे। गुरुजी आप बोल के ही बताइए, बहुत बढ़िया हो रहा है गुरुजी, बोल के बताइए। भाद्रपद मास की प्रतिपदा और द्वितीया, एक दो कॉलम बना लीजिए, दो खाना। पहले में मास लिख लीजिए और उसके सामने वाले कॉलम में आप लोग तिथि लिख लीजिए। दो कॉलम बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप दो तिथि बना लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बोलना शुरू करें। जी गुरुजी। जय गुरु जी। चलिए, महीने वाले में लिखिए भाद्रपद मास प्रतिपदा और द्वितीया। श्रावण में द्वितीया तृतीया। वैशाख में द्वादशी, वैशाख में द्वादशी। पौष मास में चतुर्थी पंचमी। अश्विन मास में दशमी एकादशी। गुरुजी एक बार और बता दें मार्गशीर्ष पौष के बाद। पौष में चतुर्थी पंचमी, आश्विन में दशमी एकादशी, मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी, चैत्र में अष्टमी नवमी। ये तिथियां कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में शून्य कही गई है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में शून्य कही गई है। गुरुजी चैत्र में नहीं लिख पाया, चैत्र में क्या बोले थे? चैत्र में अष्टमी नवमी। जी। ये दोनों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में शून्य कही गई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग विशेष, कुछ विशेष जो विशेष पक्ष में शून्य होती हैं उसके बारे में देखिए। कार्तिक, आषाढ़, कार्तिक, आषाढ़, फाल्गुन, ज्येष्ठ और माघ। कार्तिक, आषाढ़, फाल्गुन, ज्येष्ठ और माघ।
एक अलग अलग बताते हैं, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ऐसे लिखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में पंचमी, ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष में पंचमी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में षष्ठी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी और माघ कृष्ण पक्ष में पंचमी। फिर से बोलिए गुरुजी एक बार। गुरुजी फाल्गुन का पूरा लिखिए, फिर से बोल देता हूं। कार्तिक कृष्ण पक्ष में पंचमी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में षष्ठी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी और माघ कृष्ण पक्ष में पंचमी। ये शून्य तिथियां हैं। अभी बताएंगे इसके बारे में। लास्ट वाला बोलिए गुरुजी एक बार, ज्येष्ठ के बाद। माघ कृष्ण पक्ष में पंचमी, ये शून्य तिथि है। फिर देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी और माघ शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि क्रम से शून्य कही गई है। ये शून्य तिथि है। गुरुजी दोबारा से बता दीजिए, मिस हो गया। क्या हुआ, आवाज कट गई? नहीं गुरुजी, दोबारा से एक बार बता दीजिए। लिखिए, पूरा बताना है। ये जो कार्तिक आषाढ़ फाल्गुन शुक्ल पक्ष का। अरे भाई, जिसका कृष्ण पक्ष लिखे थे उसी का लिखो, कार्तिक शुक्ल पक्ष। फिर से लिख लो, चलो। कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी और माघ शुक्ल पक्ष में षष्ठी। ये तिथियां क्रम से शून्य कही गई हैं। ये शून्य तिथि है। बात समझ में आई? जी। इनमें शून्य का मतलब है, इनमें कार्य का प्रारंभ करेंगे कुछ भी फल नहीं, बेकार हो जाएगा। मंगल कार्यों में इन्हें छोड़ देना चाहिए, शुभ कार्य में निंदित हो जाती है। क्लियर है? जी। आगे बढ़े। लोग आगे बढ़ने की अनुमति दें हमको, तब ना आगे बढ़े। या कुछ अभी कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। चलिए, अग्रेसराम। जैसे आप लोगों ने ये शून्य पढ़ा, अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने? शून्य तिथियां। इसी के साथ साथ हम शून्य नक्षत्र भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। शून्य नक्षत्र भी पढ़ लेंगे
तो हम लोगों को आगे आसानी हो जाएगी। हर शुभ कार्य में अगर द्वादशी तिथि में अश्लेखा नक्षत्र हो, फिर 2 कॉलम बना लीजिए, बल्कि आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए, एक में तिथि लिख लीजिए, दूसरे में नक्षत्र लिख लीजिए। एक में तिथि लिखिए, दूसरे में नक्षत्र लिखिए। ऐसे फटाक से 2 कॉलम बनाइए, बीच में से कर दीजिए, एक तरफ तिथि लिख दीजिए और दूसरी तरफ नक्षत्र। एक तरफ तिथि, दूसरे में नक्षत्र लिख दीजिए। ठीक है भगवान? जी गुरुजी। चलिए लिखिए। हर एक शुभ कार्य में, अब पहले लिखिए, द्वादशी तिथि में अश्लेखा, द्वादशी तिथि में अश्लेखा, प्रतिपदा में उत्तराखाड़ा, द्वितीया में अनुराधा, पंचमी में मघा, तृतीया में मघा तीनों गुरुजी। उत्तरा। पंचमी में मघा, तृतीया में तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद। तृतीया में तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद तीनों। एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाति, त्रयोदशी में स्वाति और चित्रा दोनों हैं। त्रयोदशी में स्वाति और चित्रा दोनों। सप्तमी में हस्त और मूल, सप्तमी में हस्त और मूल। नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्वा भाद्रपद और षष्ठी में रोहिणी, और षष्ठी में रोहिणी। ये निंद्य है, निंदित है। मंगल कार्य में इन्हें छोड़ देना चाहिए। हर मंगल कार्य में इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब जैसे समझ लीजिए, आप कोई कार्य, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, द्वादशी तिथि है, लेकिन उस दिन अश्लेखा नक्षत्र है, तो आप उसे ग्राह्य नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अभी किसी महोदय ने पूछा कि मान लीजिए 1 बजे तक कोई दूसरी नक्षत्र है और उसके बाद अश्लेखा लग रही है, तो क्या करेंगे? तो 1 बजे से पहले आप काम को निपटा लीजिए। 1 बजे के बाद आप उस कार्य को मत करिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में अश्लेखा आ जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे द्वितीया तिथि है, द्वितीया में अनुराधा है, तो अनुराधा 12 बजे या 1 बजे तक है, उसके बाद आगे नक्षत्र लग जाती है, तो अनुराधा का त्याग कर देंगे, उसके बाद काम करेंगे। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इस चीज को समझ लीजिएगा। गुरुजी एक बार दोबारा से बोल देंगे अगर? भगवान, दोबारा से बोलने का तात्पर्य यही है कि जो आपका छूट जाता है, वीडियो अपलोड है, यूट्यूब पे भी है, आप उसको सुन लेंगे दोबारा से, आपको वो हो जाएगी। आप अपना और हमारा दोनों का समय नुकसान कर रहे हैं। अब तो गूगल मीट तो नहीं है कि आपको समस्या होगी। जो चीजें छूट जा रही हैं, बहुत अति आवश्यक हो तो ही आप पूछिए, अन्यथा आप बाद में वीडियो को वॉच कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये चीज बताई गई थी। जी गुरुजी, सही बात है। आप लोगों को एक चीज इसी स्थान पे एक सूचना और दे देता हूँ। सूचना यही है, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आचार्य धीरज दुबे दूसरा चैनल है, ये दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
सभी वीडियो आपको इन्हीं दोनों चैनलों पर उपलब्ध हो जाएंगे। दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये वीडियो उन चैनलों पे आपको अपलोडेड मिलेंगे। आप लोग उस पे इसको देख सकते हैं, जो छूट जाए बाद में इसको देख सकते हैं। और कक्षा के रिकॉर्डिंग ऑप्शन में सभी वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। डे बाय डे आप लोग उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है भगवान। सर वो पहले वाला बोलना। एक तो सर आचार्य दुबे, आचार्य धीरज जी धीरज दुबे वाली। दुबे, हाँ, और दूसरा एक बताया था वो भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट। दो भारतीय चैनल ज्योतिष हैं। संस्थान। हाँ ठीक है सर। भारतीय ज्योतिष, दर्शन जी, भारतीय हाँ सर। ज्योतिष। चलिए ठीक है, अब बात ही पहली करने बात तो दीजिए क्योंकि यहाँ क्लास का सर नहीं गुरु जी है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे कोई ट्रस्ट। सर नहीं है, यहाँ गुरु जी है, ठीक है। पहले आप सर कहना छोड़िए, गुरु जी बोला कीजिए। हाँ ठीक ठीक और गुरु जी। हाँ, गुरु जी का दूसरा उच्चारण है किया कीजिए। और थोड़ा आपकी आचार्य। उसमें आवाज में हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप थोड़ा बात करते समय ध्यान रखिए, लहजा रखिए, ठीक है। ये जी दो गुरु मर्यादा। दो चैनल हैं। ये दो चैनल आपको मिल जाएंगे। इन दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी लोग। चलिए भगवान, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इतने में किसी को कोई शंका है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी कक्षा का समय पूर्ण होता है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने के लिए एक साथ सभी लोग नहीं बोलेंगे, आप रेज हैंड करेंगे। मैं एक एक को बोलने का मौका देता जाऊंगा और आप सभी लोग आप बोलेंगे, मैं आपकी बातों को सुनता और स्पष्टीकरण करता चलूंगा। राहुल कुमार मिश्रा जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे भगवान। जी गुरु जी, ये कह रहा था कि कल का एक क्वेश्चन था गुरु जी कि ये जो भाग देते हैं 8 से, जैसे रोहित नाम का आदमी अगर कटक में रहता है तो वो भाग देने से गुरु जी 0 बचता है, तो उसका क्या मान रखेंगे? उसका मान वही रखा जाता है जिस अंक से हम भाग देते हैं, उसका वही मान होता है। जैसे भाग देने से अगर 0 बचता है तो आप उसको 8 ही पूर्ण मानेंगे। हमारा ज्योतिष यही कहता है कि हमारा ज्योतिष यही कहता है कि भाग देने की अवस्था में यदि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और कुछ भी शून्य नहीं, कुछ भी शेष नहीं बचता, शून्य बचता है, तो वही संख्या हम शेष मानते हैं जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं। ये हमारे ज्योतिष का प्रमुख सूत्र है। जी गुरु जी। और गुरु जी उसको जस्ट विपरीत करेंगे गुरु जी, तो उसका फिर क्या होगा गुरु जी? अगर उसमें भी अगर 0 बच जाए तो फिर वही संख्या मान लेंगे। अच्छा, तो चाहे विपरीत अगर करिए, चाहे कुछ अगर 8 बचता है गुरु जी 0 हो जाने पे, हाँ। तो जिससे भाग 8 से देंगे तो 8 बचेगा, तो वो मतलब हुआ कि लाभ 8 हो गया। और ऐसा है ना गुरु जी, लाभ 8 होगा ना? हाँ जी। और एक क्वेश्चन गुरु जी कि वो जो आप बता रहे थे गुरु जी, उसमें कस्बा, जिला या जो स्थान पे रह रहा है उसमें किसका चयन करेंगे गुरु जी स्थान का नाम में? निम्नतम इकाई का गांव पहले सर्वप्रथम गांव का, जो वहां की पॉपुलर, जैसे कोई व्यक्ति, मैंने कल बताया था, जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को ही आप ग्राह्य करेंगे। जैसे गुरुदेव, मैं जैसे श्री श्री विश्वविद्यालय में भी रह रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ श्री श्री विश्वविद्यालय ये पूरा है, तो अब यहाँ विद्याधरपुर और नाराज दोनों है, तो इसको क्या लेंगे? विश्वविद्यालय का नाम लेंगे या विद्याधरपुर या नाराजपुर लेंगे? विद्याधरपुर नाराजपुर लेंगे, विश्वविद्यालय का नाम नहीं लेंगे। उस गांव का नाम लेंगे जिस स्थान पर वह आपका स्थान विराजमान है, जिस स्थान पे आप हैं। जी 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 जी। ठीक भगवान, ठीक। थैंक यू।
राहुल कुमार जी हो गए। अब प्रिंस मिश्रा जी, बोलिए प्रिंस जी। बोलिए प्रिंस जी। गुरु जी कह रहे थे कि साधक मिस और साध मिस क्या हो रहा है, इसका मतलब बता दीजिए। आपकी बात समझ भी नहीं पाए। हम ये पूछ रहे हैं गुरु जी, साधक मिस क्या होता है और साध्य मिस, कल आप बताए थे। साधक का मतलब होता है जिस व्यक्ति का नाम, और साध्य का मतलब होता है उस गांव का नाम। ठीक है गुरु जी, बस यही चाह रहा था। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, ठीक है। पवन जी, जी पवन जी बोलिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, वही पुरानी वो 2 दिन पहले हुई घटना के बारे में मुझे सबसे बात करनी थी। आपको मैंने सूचित किया था। हाँ, बोल दीजिए। सभी लोग इस बात को जरूर ध्यान देंगे। अगर आप लोग फिर से रेज हैंड करिए भाई, रेज हैंड करिए फिर से। पवन जी रेज हैंड करिए। जी बोलिए। जी, आप अगर पर्सनली कोई भी सदस्य संस्थान का पर्सनली कुछ भी व्यवहार रखता है, पैसे का लेन देन करता है या कुछ भी करता है, तो उसका पर्सनल होगा, उसका संस्थान से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, और वो ना कि हमारे संस्थान के व्यक्ति ने किया है, वो किसी और ने गलती से उनको जो भी हुआ उनके साथ हुआ, और उसको हमें उससे पर्सनली प्रोफेशनली कुछ लेना देना नहीं, पर्सनली दुख हुआ कि उनको नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए ना कोई संस्थान जिम्मेदार है, ना उसकी जिम्मेदारी लेगा, और ना ही उसमें संस्थान का नाम आना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से संस्थान का नाम यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग लीगली कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमारे एक सदस्य के साथ अभी किसी ने फोन करके उनसे पैसे का लेन देन किया और उनके साथ धोखा हुआ, और वो बोल रहे हैं हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और उन्होंने कंप्लेन भी की है। तो अगर ऐसा होता तो अन्यथा मैं संस्थान का नाम नहीं चाहिए। पवन जी बात को स्पष्ट करिए। ऐसा है महोदय, किसी व्यक्ति ने, बिल्कुल स्पष्ट बताइए, किसी व्यक्ति ने फोन किया कि अमुक व्यक्ति को कि भाई मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप मुझे इतने रुपए ट्रांसफर कर देते, मैं आपके साथ कक्षा करता हूँ, और मैं इस समय इंदौर में हूँ, बनारस में हूँ, ग्वालियर में हूँ, झांसी में हूँ, कहीं भी हूँ, और वो स्थानीय व्यक्ति था। उसको फोन करके उससे पैसे का डिमांड किया। अगले ने पैसा, अगले को कुछ पैसा जो कुछ भी हुआ उसके खाते में दिया। उसके बाद उसने कहा एक कोड है, उसको स्कैन कर दो। अब वो कोड को स्कैन किया, कोड स्कैन करने के बाद उसके अकाउंट के सारे पैसे उसके निकल गए। ऐसी परिस्थिति में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने पर्सनल व्यवहार पर इन चीजों का पालन कर सकते हैं। पवन कुछ कहना है और आपको? नहीं गुरुजी, बस ऐसे यही कहना था कि इस चीज को लेके हमारे संस्थान के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, अन्यथा हम लोग भी लीगली कार्रवाई करेंगे। ठीक, ओके। मनीष जी, मनीष शर्मा जी बोलिए। जी गुरुजी, थोड़ा सा विषय से हटके बस ये पूछना चाहता हूँ कि अपने जो वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? चलिए, जैसे आपने भी एक पुस्तक, जैसे आपने पुस्तक डाली थी ना, उसमें संस्कृत के श्लोक थे सारे जो आपने डाउनलोड्स में डाले थे। मैं मतम। हाँ जी। तो वो मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए पूछ रहा हूँ। बहुत सी पुस्तकें हैं, और ये जो है हमारे वेदों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अनेकानेक वेदों में ये मिलता है। सबसे ज्यादा अथर्ववेद इत्यादि में है, अथर्ववेद आदि में है। तो ये कोई विषय नहीं है। जो पुस्तक आपको, सबसे बड़ी चीज, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्ते गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। सभी विद्या पुस्तक में रखी हुई है, और जब आप परीक्षा देने जाते हैं, आपको तैयार नहीं है तो क्या नहीं है, वैसे ठीक उसी प्रकार से आपका ईंधन
किसी दूसरे के हाथ में चला गया, आपके समय पे वो नहीं मिला, तो वह औचित्य विहीन हो जाता है। इसलिए पुस्तक से ज्यादा जो बताया जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए। जी धर्मेश जी आप बोले। धर्मेश उपाध्याय जी, राधे राधे। पुनः हैंड्स रेज करिए, हैंड्स रेज करिए, आप रेज हैंड करिए। जब तक आप बोल रहे हैं हैंड डाउन मत करिएगा। बोलिए अच्छा ठीक है जी। गुरु जो बीच में माइक म्यूट हो, आप 5-6 बार बुलाए मुझे, लेकिन वो माइक हमारा ओपन ही नहीं हो रहा था और ना ही मैसेज वहां से जा रहा था। कोई बात नहीं, वो आपके सिस्टम में फॉल्ट रहा होगा जी। और एप्लीकेशन बार बार बीच में बंद हो गया, आवाज भी नहीं आ रही थी, एप्लीकेशन बीच बीच में बंद हो जा रहा था ऑटोमेटिक। ठीक है, ये समस्या कहना है कुछ क्यों? अब वो आपके सिस्टम में फॉल्ट रहा होगा, जो छूटा होगा वो ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पंचांग नहीं पढ़ा रहे हैं। सारी चीजें वो समझ में आ गई थी हमें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जो भी चीजें हैं पंचांग सब सही था। आप लोगों का पंचांग, वैसे भी आप पंचांग के अध्यापक हैं, पंचांग पढ़ाते हैं, तो ये चीजें बहुत नॉर्मली हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता ये चीज। जी 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 गुरु जी, जी जी। अब बाकी इसमें बहुतायत लोग नए जुड़े हुए हैं, तो उनको इन चीजों से अवगत कराना नितांत आवश्यक है। जी मनोरंजन जी बोलिए। मनोरंजन मिश्रा जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे भगवान। गुरु जी, मैं थोड़ा सा एक संदेह में पड़ गया था वो कल का विषय में। कल गुरु जी जो साध्य साधक वाला वर्ग से पिंड साधन किया गया था, तो उसमें जो ग्राम निवास का जो ऋण संख्या साधक से कम होना चाहिए या ज्यादा? जो पहले लिखते हैं साधक लिखते हैं, जो जब साधक पहले लिखेंगे तो वह धन होगा, लाभ होगा। और जब साध्य को पहले लिखेंगे, गांव को पहले लिखेंगे, तो वह ऋण होगा। तो हमेशा लाभ अधिक होना चाहिए, ऋण कम होना चाहिए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। ठीक है बाबा। और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? हैंड रेज करिए जिसको बोलना है। नहीं, अरे कुछ पूछिए भाई, अभी समय है, 10 मिनट आपके पास। आज की कक्षा से संबंधित, बाकी चीजों से संबंधित कुछ पूछते रहिए। डॉक्टर अशोक शर्मा जी, बोलिए शर्मा जी। डॉक्टर अशोक शर्मा जी। नमो नमः गुरु जी, वॉइस आ रहा है? राधे राधे बाबा। राधे राधे गुरु जी। मेरा एक क्वेश्चन था गुरु जी कि जो कल हमने मुहूर्त देखा था घर का शुभ अशुभ, उसमें पति पत्नी ये दोनों के नाम पे किसको ज्यादा प्रीफर देंगे मुहूर्त देखने में? सर्वप्रथम तो हम लोग पुरुष को प्रधानता देते हैं। जी गुरु जी। शुरू से प्राचीन काल से हमारे यहाँ यह पुरुष प्रधान देश रहा है, इसलिए सब लोग पुरुष को ही प्रधानता देते हैं। सबसे पहले घर का मुखिया पुरुष को बनाते हैं। अगर पुरुष की स्थिति से आपका कार्य नहीं होता, तब बाकी अन्य लोगों पे आप विचार कर सकते हैं। और परिवार के किसी सदस्य से अगर नहीं मिलता, तो पुरोहित या उसके निकट संबंधी भी उस घर के गृहेश हो सकते हैं। जी गुरु जी, ये क्वेश्चन इसलिए उठाता गुरु जी कि आजकल जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है खासकर फ्लैटों की, तो दोनों के नाम पे हो रही है, पति पत्नी के नाम पे, और दोनों वर्किंग है, दोनों टैक्स पेयर हैं। जी भगवान। तो ठीक है, आजकल ये समता का भाव, लेकिन उस समय ये समता नहीं थी। उस समय घर का मुखिया पुरुष को ही बताया जाता था। घर का मुखिया पुरुष ही हुआ करता था। तो जब घर का मुखिया पुरुष होता था, तो पुरुष को ही प्रधानता दी जाती थी। जी गुरु जी। ठीक है भगवान। जी गुरु जी, धन्यवाद। चल, और कुछ? डॉक्टर अशोक शर्मा जी, और कुछ? नहीं, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। चलिए, आचार्य रोहित मिश्रा जी। आचार्य रोहित मिश्रा जी।
जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरु। जैसे आपने बताया शून्य तिथियों के बारे में और जी शून्य नक्षत्र के बारे में, उसमें जी जैसे सारी तिथियों का विश्लेषण हुआ, उसमें अमावस्या का विश्लेषण नहीं हुआ। जहाँ ऐसा पूर्णिमा, क्यों? जहाँ हमने पूर्णिमा के बारे में बताया है, वहां पूर्णिमा के साथ आप अमावस्या को मान लेंगे। जिस स्थान अच्छा पे आपको पूर्णिमा है वह जी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा है, तो कृष्ण पक्ष में आप उस पूर्णिमा की जगह आप अमावस्या को मान अमावस्या, लेंगे। जहाँ पूर्णिमा है ठीक है, वहां पे आप अमावस्या को मानते चले जाएंगे। और कुछ भगवान? नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो हम लोग कक्षा को विश्राम देते हैं। आज की कक्षा यहीं पे संपन्न होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु। इसमें सभी विद्वत जन हैं, क्या कोई शांति मंत्र सुना सकता है? सुंदर सा कोई, चलते चलते। सब वैदिक लोग हैं भाई, कोई एक। मैंने सबकी माइक अनम्यूट कर दी है, कोई भी बोल सकता है। चलिए, सुशांतिर्भवतु, सर्वेभ्यो नमो नमः, राधे राधे। कल की कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।